Assalamualaikum. I welcome you all in this FCPS cardiology written exam. My name is Dr. Ehsan, and today we are going to start with the introduction to acute coronary syndrome. And in the coming videos, we are going to discuss about the STEMI and complications of those channels. तो अगर आप बाय डेफिनेशन acute coronary syndrome को देखें तो MI is defined as rise and fall of the troponin above the 99 percentile of the reference limit. तो ये 99 percentile का बेसिकली मकसद ये होता है कि पॉपुलेशन को लेते हैं, फॉर सपोज 1000 पीपल को लिया और उन्होंने देखा कि अगर इन 1000 लोगों में चेस्ट पेन होता है तो कितना परसेंटेज ट्रोपोनिन रेज करता है दैट इज अबाउ द नॉर्मल लेवल, तो वो अपना मायोकार्डियल इंफार्क्शन को शो करता है। ठीक है, तो 99 परसेंटाइल का बेसिकली मकसद ये होता है द राइज एंड फॉल पैटर्न। ठीक है, राइज एंड फॉल करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये एक चीज है राइज एंड फॉल ऑफ द ट्रोपोनिन, उसके साथ एसोसिएटेड विद एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। ठीक है, इस फोर ऑफ फॉलोइंग थिंग्स में क्या है? एंजाइना है दैट इज चेस्ट पेन, न्यू और डायनामिक एसटी चेंजेस। ठीक है, किसी को ईसीजी अगर पहले नॉर्मल थी और तो हम कंपेयर करके इसीलिए देखते हैं कि कोई नई चेंज तो नहीं आई है। सही है, एंड न्यू वॉल मोशन एबनॉर्मलिटी, ये एको की आ गई, और या कोरोनरी पर कोई थ्रोम्बस मिल जाए। ठीक है, तो ये चार चीजें, और इसमें अगर देखेंगे तो पहला सिम्टम्स के बेसिस पर है और तीन जो है इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर है, मतलब एको, ईसीजी एंड कोरोनरी एंजियो। सही, तो बाय डेफिनेशन एमआई की ये दो आपने मीट करने हैं क्राइटेरिया, एक राइज एंड फॉल ऑफ ट्रोपोनिन और दूसरा एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विद द सिम्टम्स और कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर मैं डिफाइन करता हुआ चलूं कि एंजाइना, एंजाइना को आप डिफाइन कैसे करते हैं? ठीक है, तो एंजाइना इज बेसिकली रेट्रो एक्सटर्नल चेस्ट पेन। ठीक है, रेट्रो एक्सटर्नल चेस्ट पेन दैट इज increased by exertion or emotional stress and relieved by rest or sublingual nitroglycerin। ठीक है, तो एंजाइना की डेफिनेशन में ये तीन चीजें आ जाती हैं जो आपने याद करनी है। एक रेट्रोएक्सटर्नल चेस्ट पेन, और ये मैं टिपिकल एंजाइना की बात कर रहा हूँ। सही है, क्योंकि कार्डियोलॉजी में आपने देखा होगा कुछ एंजाइना इक्विवेलेंट सिम्टम्स के साथ आते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आ गए, सफोकेशन के साथ आ गए, पर्सपिरेशन के साथ आ गए, वो एंजाइना इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, ये आप जो है ना बाय डेफिनेशन टिपिकल एंजाइना की, नॉर्मल एंजाइना की कर रहे हैं। तो ये तीन चीजें, रेट्रोएक्सटर्नल चेस्ट पेन दैट इज इंक्रीज बाय एक्सर्शनल और इमोशनल स्ट्रेस, एक चीज बढ़ता किस चीज से और दूसरा कम किससे होता है, एंड रिलीव बाय रेस्ट और सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, तो ये एंजाइना की डेफिनेशन होगी। अच्छा, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एमआई। हमारे पास टाइप्स ऑफ एमआई क्या क्या आ जाते हैं? तो सबसे पहले जो चीज आती है ना, जो हम देखते हैं, जिसको हम ट्रीट करते हैं, ट्रीट तो वैसे सबको करते हैं पर जिसको हम मोस्टली आप इमरजेंसीज में देखते हैं, दैट इज टाइप 1 एमआई। टाइप 1 एमआई को हम स्पॉन्टेनियस एमआई भी कहते हैं। ठीक है, ये ट्रू कोरोनरी अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है। अगर अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की आप बेसिकली बात करें तो वो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है जो कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें फिर स्टेमी आ जाता है, एनस्टेमी आ जाता है, अनस्टेबल एंजाइना आ जाता है। तो टाइप 1 एमआई इज स्पॉन्टेनियस एमआई ड्यू टू प्लेक रप्चर और इरोजन दैट promotes the platelet aggregation, thrombus formation, microembolization and platelet aggregation। ये बाय डेफिनेशन अपना प्लेक रप्चर हुआ, ठीक है, या प्लेक एरोजन हुआ। सिंपल प्लेक रप्चर याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोनरी एक स्टेबल, अगर किसी को एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज है उसको नहीं होगा जब तक वो प्लेक रप्चर नहीं होता, जिसके बाद क्या होगा, वहां पर नाइडस बनेगा, तो वहां पर प्लेटलेट्स आके एग्रीगेट करेंगे, प्लेटलेट एग्रीगेट्स करेंगे, फिर सेकेंडरी कोगुलेशन होगी,
इनसॉल्युबल फाइब्रोनेजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है? और फिर आपके थ्रोम्बस बनेगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, प्लेटलेट एग्रीगेट करेंगे और आपका ब्लड मायोकार्डियल ऑक्सीजनेशन कम होगी, जिसकी वजह से एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो सकता है। तो दिस इज़ द टिपिकल और स्पॉन्टेनियस एमआई। अच्छा, उसके बाद अपना ये बाकी सारे टाइप्स हैं जो आपने याद करने हैं, ठीक है? टाइप 1 तो हमने देख लिया, वो स्पॉन्टेनियस एमआई। दूसरा होता है टाइप 2 एमआई। टाइप 2 एमआई इज़ बेसिकली ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन द मायोकार्डियल ऑक्सीजनेशन एंड डिमांड। सही है? तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका ब्लड फ्लो जो है डिक्रीज़ होता है एनीमिया की वजह से, हाइपॉक्सिया की वजह से, ठीक है? या किसी को ब्लड लॉस हो गया उसकी वजह से, ठीक है? या किसी को एयरवे डिज़ीज़ है, ऑक्सीजन सही नहीं हो रही, सही है? तो इसकी वजह से आपका सेकेंडरी एमआई होता है। सेकेंडरी एमआई प्लेक रप्चर की वजह से नहीं होता, बेसिकली अ, हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेशन कम होती है, डिक्रीज़ होती है, ठीक है? तो ये आपका होता है टाइप 2 एमआई। Myocardial infarction due to imbalance between the myocardial oxygenation and demand. अच्छा, फिर टाइप 3 एमआई क्या होता है? टाइप 3 एमआई होता है सडन कार्डियक डेथ विद एविडेंस ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया बट नो कार्डियक बायोमार्कर, ठीक है? तो सडन एमआई को हम टाइप 3 वो करते हैं, सडन कार्डियक डेथ को हम टाइप 3 एमआई समझते हैं। अच्छा, अगर आप बाय डेफिनेशन सडन कार्डियक डेथ को डिफाइन करने के लिए कहेंगे तो सडन कार्डियक डेथ क्या है? इट इज द सीजेशन ऑफ द हार्ट इन 1 आवर ऑफ द ऑनसेट ऑफ द सिम्पटम्स, ठीक है? अगर किसी को खुदा ना खास्ता कोई चेस्ट पेन स्टार्ट होता है, स्वेटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है? या आपने जैसे हुक्म में होता है फुटबॉल फील्ड पर किसी को खेलते हुए अचानक से गिर गया एंड ऑल ऑफ सडन ही इज गॉन। तो इविडेंटली उसको चेस्ट पेन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या खेलते वक्त या किसी भी चीज से ऐसे सिम्टम्स स्टार्ट हुए एंड ही डाइज इन 1 आवर ऑफ दैट, ठीक है? तो उसको हम टाइप 3 एमआई कहते हैं, सही है? एंड टाइप 4 एमआई इज ड्यूरिंग द पीसीआई, सही, ड्यूरिंग परक्यूटेनियस इंटरवेंशन किसी की परफोरेशन हो गई या किसी की रप्चर हो गया या किसी को एरिथमियाज हो गए, ठीक है? कार्डियक टेम्पोनार्ड हो गया, हेमाटोमा बन गया, उसकी वजह से डेथ हो गई। तो टाइप 4 एमआई इज ऑल द डेथ्स रिलेटेड टू परक्यूटेनियस इंटरवेंशन एंड टाइप 5 एमआई इज रिलेटेड टू द टेबेज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द। अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप सबको स्टेमी एनस्टेमी एंड अनस्टेबल एंजाइना की तो डेफिनेशन पता होगी। मैं वो इंशाल्लाह बाद में कंसेक्यूटिव वीडियोस में भी बनाता जाऊँगा। बट लेट्स टॉक अबाउट द मिनोका, जो यूजुअली जो है ना मिस करते हैं। मिनोका इज़ बेसिकली एमआई विथ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ठीक है? बाय अगर इसको फुल फॉर्म है मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है? नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरीज क्या होता है कि जिसमें आपका एथरोस्क्लेरोटिक बर्डन नहीं हो। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव मींस 30% से आपका कम होता है, ठीक है? एंजियोग्राफिकली अगर आप कोरोनरी वेसल्स को देखें तो आपका 30% से रिड्यूस होगा, सही है? और उसको चेस्ट पेन होगा, ईसीजी में सिम्टम्स होंगे और उसका ट्रोपाई लीक होगा। तो उस केस में हम उसको कहते हैं मिनोका। पेशेंट जो होगा प्रेजेंट करेगा टाइप 1 एमआई के साथ विद अ नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी और इनसिग्निफिकेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इनसिग्निफिकेंट लेस देन 30% होता है, ठीक है? अच्छा, इसमें आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होगी ना, एंजियोग्राफी के बाद आपकी जो होगी एमआरआई होगी। एमआरआई से हमें पता चलता है कि बेसिकली इसको मेनोका है। उसके कॉजेज होते हैं 4-5, जैसे वेसोस्पाज्म हो गया, ठीक है? और भी बहुत सारे कॉज हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अच्छा, ट्रू टाइप 1 MI is plaque rupture, plaque erosion, embolization distally, leaving any significant stenosis or thrombotic that is recognized by the antithrombotic therapy or spontaneous assays, intracoronary imaging or performed assay of the moderate hazy irregularity stenosis of the MI. अच्छा,
ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मिनोका आपका उस केस में भी हो सकता है जिसमें एक बंदे को प्लेग रप्चर हुआ था, आपकी आर्टरी बंद हुई थी पार्शल कुछ टाइम के लिए, फिर वो डिस्लॉज हो गई, ठीक है? तो उसको भी आप मिनोका में डाल सकते हैं, क्योंकि अभी एंजियोग्राफिकली वो सिग्निफिकेंट नहीं है। या तो ये हो सकता है कोई ब्रांच वेसल जो है ना बंद है, जैसे डायगोनल और ओएमआई, पर्टिकुलरली फ्लैश ऑक्लूजन या कोरोनरी एम्बोलस हो गया, एफ किसी को एफएफ है जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी में एम्बोलाई चला गया, ठीक है? या इन्फॉक्शन फ्रॉम आइसोलेटेड कोरोनरी स्पाज्म, सही, कोरोनरी स्पाज्म की वजह से हो सकता है, या माइक्रोवेस्कुलर डिजीज होती है। माइक्रोवेस्कुलर डिजीज बेसिकली हम उसे कहते हैं, एक हार्ट है, हार्ट में मेजर आपकी 3 वेसल्स तो आपको मोटी-मोटी बड़ी नज़र आती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट लेफ्ट मेन जो आपके लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स एंड लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में डिवाइड होती है। ये तो आपकी मोटी-मोटी बड़ी है, फिर डायगोनल है, ओएम भी बड़ी है, वो भी आपको नज़र आ जाती है। पर हार्ट में बहुत सारी माइक्रोवेस्कुलेचर भी है, जो अंदर डीप जाके मायोकार्डियम के मसल को सप्लाई करता है, ठीक है? उसमें कोई आपके प्लेग्स हो, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है? उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। जैसे मायोपेरिकार्डाइटिस से, उसमें क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल्स होती है, उसकी वजह से माइक्रोवेस्कुलर डिजीज हो सकता है। या किसी को अगर एलवी हाइपरट्रॉफी हो गया, किसी को लंबे अरसे से हाइपरटेंशन है, या किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, जैसे हुकम में हो गया, उसमें क्या होता है कि आपकी मसल की हाइपरट्रॉफी होती है, दिस माइक्रोवेस्कुलेचर जो है वो आपके कॉम्प्रेस होती हैं, जिसकी वजह से आपको माइक्रोवेस्कुलर डिजीज हो सकती है। देन अगेन अ ग्रेट एग्जांपल इज टाकासापो कार्डियोमायोपैथी, इसी का एक्यूट स्ट्रेस में किसी को हो गया, टाकासापो इज बेसिकली एन ऑक्टोपस टाइप, इन्वर्टेड ऑक्टोपस टाइप, इसमें हार्ट का ये ऑक्टोपस टाइप बन जाता है, ठीक है? तो उससे आपका ये होता है। ये सारे जो है ना आपके मिनोका के एग्जांपल्स हैं, ठीक है? ट्रू एमआई किसी को हुआ और रिकैनलाइज हो गई वेसल्स, ठीक है? या किसी को हाइपरटेंशन की वजह से एलवीईडीपी बहुत बढ़ा हुआ है, सही है, उसकी वजह से, एम्बोलाइजेशन की वजह से, माइक्रोवेस्कुलर डिजीज की वजह से, कोरोनरी वेसोस्पाज्म की वजह से, क्योंकि ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके मिनोका के, ठीक है? तो ये आपने, ये भी आपके इस पैटर्न में आए थे, सिंड्रोम में ही आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैंने इसलिए अलग स्लाइड पर रखा है कि आपको बताने के लिए कि टॉप 3 रीजंस क्या होते हैं मिनोका के। मायोकार्डिटिस इज नंबर 1, इन्फॉक्शन इज नंबर 2 एंड टाकासाबू इज नंबर 3, ठीक है? ये परसेंटेज वाइज है। अच्छा, फिर एनस्टेबल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बेसिकली जो है ना डिस्कस कर लेते हैं अनस्टेबल एंजाइना को, बिकॉज अनस्टेबल एंजाइना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स मिसनोमर टाइप, और अनस्टेबल एंजाइना में यूजुअली कैंडिडेट्स जो है ना गलत करते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम्स, ठीक है? तो अनस्टेबल एंजाइना इज ट्रेडिशनली डिफाइंड जिसकी ईसीजी सही हो, जिसको चेस्ट पेन हो रहा हो, और जिसके ट्रोपोनेंस भी आपके नॉर्मल हो, ट्रोपोनेंस नॉर्मल हो। तो ये आपकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सेम हो, आपको एंजाइना टिपिकल हो, रेट्रोएक्सटर्नल हो, स्वेटिंग हो, जॉ की तरफ, लेफ्ट आर्म की तरफ जा रहा हो, और आपके जो है ना एग्जर्शन पर बढ़ रहा हो, रेस्ट पर सही हो जा रहा हो, तो ये इस टाइप का है। अच्छा, इसमें होता क्या है, क्रिशेंडो एक्सर्शनल एंजाइना होता है। एंजाइना इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 चीजें। अगर किसी को स्टेपल एंजाइना रहा है, ठीक है, महीने में एक आधा दफा उसको होता है, पर अभी ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है, ठीक है? आपके पास पेशेंट आ रहा है, कह रहा है कि मुझे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है, पहले मुझे महीने में एक आधा दफा होता था, अभी 2-4 दफा हो रहा है, हफ्ते में एक दफा हो रहा है। तो दिस इज इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी में इंक्रीज हुआ है, इतना डॉक्टर साहब दर्द हुआ कि अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा, जबान के नीचे एक गोली रखी, दूसरी गोली रखी, उससे भी सही नहीं हो रहा, फिर भी ठहरा हुआ है।
दिस इज़ अगेन एन अनस्टेबल एंजाइना है। आपने उसकी ईसीजी की नॉर्मल है, आपने उसके ट्रोपोनेंस किए नॉर्मल है। देन ठीक है, और ऑफन रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन या 2 महीने से ये भी उसी में आता है कि 2 मंथ से कम टाइम हुआ है तो उसको ये चीज़ें इंक्रीज़ हुई। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, सीवियर एंजाइना अकरिंग ड्यूरिंग द नॉर्मल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एट द नॉर्मल पेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है बेसिकली फंक्शनल क्लास रिड्यूस हो गया। एक पेशेंट है, उसको फंक्शनल क्लास है 2, मतलब वो 1 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स आराम से चढ़ रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही। अभी उसको फंक्शन क्लास 3 हो गया है, 1 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स पर उसको हमेशा पेन होता है। दैट इज अगेन comes in the under the spectrum of unstable angina. तो unstable angina क्या है? चेस्ट पेन which is typical in onset, normal ECG, normal troponins, ठीक है। increase in the angina frequency, duration और intensity और less than onset of 2 months उसको ये चीजें हुई हैं और उसको जो है या एंजाइना की उसका फंक्शनल क्लास रिड्यूस हुआ है। तो ये सारे स्पेक्ट्रम आपके अनस्टेबल एंजाइना में आते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर सेप में आपके बहुत सारे बीसीयू मिल जाएंगे। अब सेप 12 या 10 स्टार्ट करेंगे, 11 स्टार्ट करें, उसमें इनिशियल में ये 3 चीजों के बारे में ये लिखा हुआ है कि इसको अनस्टेबल टिपिकल पेन है, एंजाइना है या इनको अनस्टेबल एंजाइना है, ये इसके बारे में आपको बीसीयू मिल जाएंगे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज जिसमें एलबीईडीपी में हमने पहले डिस्कस किया कि यूजुअली हमारे यहाँ करते नहीं है। एलवीईडीपी इज क्रिटिकल इन पेशेंट विद acute coronary syndrome and insignificant in coronary artery disease, ठीक है। Elevated ETP from acute diastolic dysfunction or severe hypertension is common cause of mild troponin elevation in patient with the normal coronary arteries. ये कह रहा है कि अगर किसी को हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है, तो उसमें आपका ईडीपी बढ़ता है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, जिसकी वजह से आपका माइल्ड ट्रोपोनिन इंक्रीज हो सकता है। अच्छा, माइक्रोवेस्कुलर कोरोनरी फ्लो इज ड्रिवन बाय द ग्रेडियंट बिटवीन द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड एलवीईडीपी, थस माइक्रोवेस्कुलर फ्लो इज इम्पेडेड इन द एलवीईडीपी। ये वो चीज है जो माइक्रोवेस्कुलर डिसफंक्शन होता है एलवीईडीपी बढ़ने से, क्योंकि आपके हार्ट के इंट्रा कार्डिक प्रेशर इतने बढ़ गए हैं कि डायस्टली सही से नहीं हो रही, आराम से रिलैक्स नहीं हो पा रहे मसल्स। रिलैक्स नहीं हो पा रहे तो मसल्स के जो वेसल्स जो छोटी-छोटी हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं, ठीक है? In fact, the gradient of 40 millimeter of mercury in the diastolic blood pressure and the CVP or extrapolation LVDP is a zero gradient and 40 millimeter required to overcome microvascular। तो ये क्या है? LVDP अगर 40 होता है, नॉर्मली आपका LVDP 15 से कम होता है, ठीक है। नॉर्मल LV डायस्टोलिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक कितना होता है? 15 से कम होता है, ठीक है। एंड सिस्टोलिक इज इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120। तो ये भी थोड़ी चीज है जिसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर आपका 80 नहीं होता, आपका 15 से कम होता है मिलीमीटर मरकरी से। तो एनस्टेमी सबको आपको पता होगा कि एनस्टेमी क्या है। ये acute coronary syndrome के स्पेक्ट्रम में आता है। एसटी डिप्रेशन ग्रेटर देन 0.5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। मतलब एक स्मॉल बॉक्स के आधे से भी अगर एसटी आपका डिप्रेशन हो गया तो आप उसको एनस्टेमी डायग्नोस करते हो। ट्रांजिएंट हो, डायनामो को एलवीएच की वजह से ना नहीं हो, क्योंकि एलवीएच के बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे एलवीएच की वजह से आपका ब्रॉड पैटर्न हो जाता है, एसटी एलिवेशन होती है या डिप्रेशन होती है। और रिक्वायरिंग अ चेस्ट पेन, डीप टी वेव इन्वर्जन ग्रेटर देन 3 मिलीमीटर मरकरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली टी वेव जो होती हैं आपकी 2.5 तक इन्वर्टेड हो सकती हैं, ठीक है। और 3 mm से आपके ज्यादा होनी चाहिए।
और एसटी एलिवेशन लेस देन 20 मिनट्स हो। किसी को एसटी एलिवेशन हो सिंगल लीड में या आपके मल्टीपल लीड्स में, बट 20 मिनट से कम हो। दिस थ्रोम्बोस अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि थ्रोम्बस ओक्लूड किया ल्यूमन को और फिर चला गया, या वेज़ोस्पाज़म भी हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ जो हम करते हैं कि एसटी डिप्रेशन ग्रेटर देन लीड 6 और एसटी एलिवेशन इन द एवीआर सजेस्ट आप लेफ्ट मेन और 3 वेसल्स। ठीक है? ये तो आपने सब ट्रेनिंग में सब आपने देखा होगा। तो एनस्टेमी मतलब एसटी चेंजेस मोर देन 0.5 मिलीमीटर डिप्रेशन, और आपका या तो 3 mm से ज़्यादा टी वेव इन्वर्जन हो। अच्छा, इसमें ना V2 V3 के बारे में नहीं है। V2 V3 इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको वेलन सिंड्रोम के उसमें आता है कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ये उसके बारे में नहीं कह रहा। अच्छा, टिपिकल और एटिपिकल आजकल खत्म हो गया है, बट एग्जाम में स्टिल इसके बारे में टेस्ट करते हैं। टिपिकल चेस्ट पेन आपके क्या होता है, आपका होता है कि रेट्रोस्टेनल चेस्ट पेन हो, एग्जर्शन से बढ़े या इमोशनल स्ट्रेस से बढ़े, और रेस्ट से या सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन से सही हो जाए। ये तीन चीजें जिसमें है उसको क्या है, टिपिकल है। ये दो चीजें किसी में है, रेट्रोस्टेनल चेस्ट पेन है, नाइट्रोग्लिसरीन से सही नहीं हो रहा। ठीक है, रेस्ट से सही नहीं हो रहा, पर एग्जर्शन से बढ़ता है। दो चीजें हैं, तो दिस इज एटिपिकल। और नॉन कार्डिक क्या होता है, जिसमें से नॉन कार्डिक मतलब आपका कार्डिक नहीं है, एटिपिकल टिपिकल के स्पेक्ट्रम में नहीं आता, तो वो उसमें से कोई भी आपकी एक चीज हो। ठीक है। अच्छा, लो लाइक्लीहुड ऑफ एंजाइना आपकी क्या होता है, जिसमें 3 P's यूजुअली हम कहते हैं। चेस्ट पेन पोजिशनल लो, जैसे पेरिकार्डाइटिस में होता है, आगे बढ़ने से होता है, रेस्ट लीन फॉरवर्ड करने से सही हो जाता है, आर्म मूवमेंट की वजह से हो, या प्लूरेटिक हो, इंस्पिरेशन से बढ़े, कॉफ, और से जैसे आप प्लूरेटिक पेरिकार्डियल पेन या कोस्ट्रोफ्रेनिक, या पेल्पेबल हो, वो कह रहा है कि हाथ लगाने से आपका, या फिंगर टिप की एक नोक के ऊपर रख के दे रहा है, सिर्फ यहाँ पर है। ठीक है, या मोर देन 30 to 60 मिनट्स रहे कंटिन्यूस हो, पेल्पेशन से हो रहा हो, तो ये सारे जो है ना नॉन कार्डिक उसमें आते हैं। अच्छा, ये स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बेसिकली इसके ऊपर भी टेस्ट करते हैं, आपके ट्रोपोनेंस के ऊपर। ये हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनेंस के ऊपर है। बेसिकली ये दिखाया है कि लेस देन 2 आवर्स में किसी को अगर चेस्ट पेन हो तो आपका ट्रोपोनेंस रेज नहीं होता, उसके बाद आपका रेज होना स्टार्ट होता है। 2 आवर्स में आपका रेज होता है। ठीक है, पीक आपका कब होता है, 1 से 2 दिन में आपका पीक करता है। सही, आप फिलहाल इसको रीपरफ्यूजन नॉन रीपरफ्यूजन को छोड़ दें। सही, तो पीक आपका 1 to 2 डेज में आपका पीक करता है, और रहता कितना है, 5 दिन तक रहता है, 72 आवर्स तक रहता है। ठीक है, आपके ब्लड में। तो ये ट्रोपोनेंस का आपका चार्ट है। 2 घंटे में इंक्रीज होता है बढ़ना, 1 से 2 दिन रहता है पीक पर, 24 आवर्स में मतलब पीक पर पहुंचता है, एंड 5 डेज में सही हो जाता है। सही है। अच्छा, ये ईएससी की गाइडलाइन में आपका प्रोटोकॉल क्या है, और चेस्ट पेन की 2021 की गाइडलाइन में भी आपका लिखा गया है कि अगर कोई कोई पेशेंट आता है चेस्ट पेन के साथ और ईसीजी उसकी आप कर रहे हैं, उसमें आपको नॉन चीज़ें मिल रही हैं या रिपीट करवाते हैं, तो आप उसका कब करेंगे, आप 1 to 2 आवर्स में उसका रिपीट करेंगे, 0 to 1 आवर या 0 to 2 आवर स्ट्रेटजी। ठीक है, ये ईएससी की गाइडलाइन में है। तो अगर किसी को पेशेंट आ रहा है आपके पास, उसको 0 मतलब जब वो इमरजेंसी में लैंड करेगा तब आप उसका ट्रोपोनिन करवाएँगे, और फिर 2 घंटे के बाद कराएँगे। अच्छा, एज है कि जो है ना ये आपके 3 है, 0, 3 एंड 6। तो ये जनरली इसलिए रखे हैं कि आप जो है ना याद करें ये, कि अगर पेशेंट आ रहा है तो 0 आवर्स पर करवाएँगे, फिर 3 आवर्स पर कराएँगे, देन फिर 6 आवर्स पर भी करवाएँगे आप। ठीक है? तो इसमें आपको राइज़ एंड फॉल ऑफ द ट्रोपोनिन और ये चीज़ें जो है ना मिल जाएँगे। अच्छा, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि टिमी, हार्ट एंड ग्रेस स्कोर जो है ना एसईएस में, ये डायग्नोसिस के लिए यूज़ नहीं होते। ठीक है? ये आपका जो है ना प्रोग्नोस्टिक वो है चीज़ें हैं जो आपको प्रोग्नोसिस बताएँ।
टिमी और ग्रेस तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। ये हम आगे चल के हम एनस्टेमी में बिल्कुल करेंगे। पर हार्ट स्कोर के बारे में मैं थोड़ा आगे आपको डिटेल में बताता हूँ। अच्छा, तो रिस्क स्ट्रेटिफायर है, प्रोग्नोस्टिक वैल्यू रखते हैं, ठीक है? एन एलिवेटेड ट्रोपोनिन में बी एसोसिएटेड विद द टिमी रिस्क स्कोर ऑफ 1, येट स्टिल इम्प्लाइज टू एनस्टेमी एंड गेटिंग द स्माइल ट्रोपोनिन, ठीक है, सही है। अच्छा, ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये है आपका हार्ट स्कोर। अच्छा, हार्ट स्कोर आप जो है ना यूज़ करते हैं इन द इमरजेंसी सेटिंग, तो उसको डिस्चार्ज करना है, एडमिट करना है या उसको इन्वेसिव स्ट्रेटेजी पर लेके जाना है, ठीक है? ये एक्रोनिम हार्ट से ही निकला गया है। H फॉर हिस्ट्री, E फॉर ईसीजी, A फॉर एज, R फॉर रिस्क फैक्टर एंड T फॉर ट्रोपोनिन। ये टिमी की तरह आपने बिल्कुल याद करना है। ये आपने ईआर में यूज़ करना है। अच्छा, हिस्ट्री हाइली सस्पिशियस, ये मतलब है कि टिपिकल हिस्ट्री है जो तीनों चीज़ें हों। मॉडरेटली सस्पिशियस उसको 1 पॉइंट देंगे जिसमें 2 चीज़ें हों। ठीक है, टिपिकल में हमें 3 चीज़ें क्या पता है? रेट्रोस्टेनल चेस्ट पेन हो, एक्सर्शन पर बढ़ रहा हो और रेस्ट पर सही हो जा रहा हो। तो ये टिपिकल 2 चीज़ें हैं तो उसको मॉडरेटली, 1 चीज़ है तो उसको आप 0 देंगे। अच्छा, फिर सिग्निफिकेंटली एसटी डिप्रेशन है, 2 पॉइंट्स देंगे। एनस्टेमी के क्राइटेरिया में मतलब 0.05 की एसटी डिप्रेशन है। नॉन स्पेसिफिक रिपोलराइजेशन है या नॉर्मल है तो उसके हिसाब से। एज मोर देन 65, ये अगेन टिनी वाला ही। 45 टू 65 1 पॉइंट देंगे एंड लेस देन हम ये। रिस्क फैक्टर 3 से ज्यादा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए। स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री है। 102 रिस्क फैक्टर है। डायबिटिक हाइपरटेंसिव है, रिस्क फैक्टर नहीं है, 0। ट्रोपोनिन्स 3 गुना बढ़े हुए हैं, 1 से 3 गुना बढ़े हुए हैं, नॉर्मल लिमिट में है, ठीक है? तो ये नीचे आपके रिस्क फैक्टर्स दिए हुए हैं, डायबिटीज, स्मोकर, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ओबेसिटी। तो 0 टू 3 आपके लो रिस्क है, उसको आराम से आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। 4 टू 6 आपके उसको एडमिट करें, ऑब्जर्वेशन, फर्दर टेस्टिंग करें। और 7 टू 8 आपका हाई रिस्क है, ठीक है? तो हार्ट स्कोर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज ये आपने ना याद करना है, ये यूजुअली याद नहीं होता। ये इनकेस आपको रिटन में नहीं तो आगे टॉक्स में और उसमें आपको काम आएगा इंशाल्लाह। So this was for today regarding the introduction of acute coronary syndrome. कल इंशाल्लाह हम जो है ना एनस्टेमी के ऊपर या स्टेमी के ऊपर बात करते हैं।